आज फाइनेंशियल प्लानर्स जो हमारे साथ शो में हैं पंकज मटपाल एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और मनोज कुमार जी फोन लाइन पर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्ते मैम। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैम, डिस्ट्रिक्ट ओके, रायगढ़ जिले से। चलिए बहुत बढ़िया सर। अपना सवाल भेजने के लिए धन्यवाद। 15,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड और पोर्टफोलियो में आपने अच्छा खासा पैसा अभी फिलहाल इकट्ठा कर रखा है। रिटायरमेंट के लिए आपने एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स एग्रेसिव प्लान लिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसमें एसआईपी सही है नहीं या कोई दूसरा प्लान आपको रेकमेंड करना चाहिए। बच्चों के लिए एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान लिया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। और 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और मार्केट गिरे तो लमसम भी आपको निवेश करना है। 10% से आप स्टेप अप करेंगे। 5 CR का आपका जो है टारगेट है और इसी लिहाज से आप पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस हैं या नहीं वो जानना चाहते हैं। कुछ और ऐड करना है आपको अपने सवाल में? नहीं मैम, बस इतना ही जानना है। कोई चेंजेस वगैरह तो एक नहीं सवाल करनी है। लेकिन मेरा है आपसे मनोज कुमार जी, जी एसबीआई जी ही मैम। क्यों? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। मतलब मैं 1.5 साल पहले ही एसआईपी के चालू करने का था, तो मुझे एसबीआई का ही शुरुआत में पता चला स्टार्टिंग में, तो मैं उसी का ही ऐप हाँ, डाउनलोड करके वहीं से ही चालू कर लिया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा। स्विच कर सकता हूँ दूसरे भी मतलब कि कंपनी के म्यूचुअल फंड में। तो जब आपने निवेश करना शुरू किया तो आपको रियलाइज हुआ कि दूसरे भी फंड्स अवेलेबल हैं जिनकी जी शायद जी जी परफॉर्मेंस बेहतर हो या अलग जी तरह से रणनीति हो, आपने वो बात का संज्ञान लिया? जी जी मैम। ओके, और राइट मनोज कुमार जी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। और पंकज जी, आई एम श्योर आपके पास ये सवाल है और आप एक ही फंड हाउस के सभी फंड्स के पहलू को टच अपॉन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इन्होंने जो रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्पेसिफिक फंड्स भी चुने हैं वो कैसे हैं? ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो गोल्ड बेस, आजकल क्या हो गया है ना, एएमसीज भी बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने लग गई हैं। तो रिटायरमेंट स्पेसिफिक हो गया, बच्चों के बेहतर भविष्य को स्पेसिफिक हो गया, उस तरह के प्रोडक्ट्स भी बहुत बाजार में आ रहे हैं और मेरे ख्याल से निवेशकों का रुझान, क्योंकि ये अहम गोल है आपकी ज़िंदगी के, तो इस तरह के फंड्स में निवेश करना काफ़ी स्वाभाविक भी होता है पंकज जी। तो ये फंड्स एक तो कैसे हैं एज कम्पेयर टू अ रेगुलर म्यूचुअल फंड पंकज जी, और क्या इनमें रणनीति, गोल्ड बेस्ड रणनीति बनाना सही है या नहीं, ये बताइएगा। नमस्कार कविता जी, नमस्कार विश्वजीत जी। देखिए मनोज जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि विशेष तौर पे उन्हें एसबीआई म्यूचुअल फंड में करना था, लेकिन उन्होंने शुरुआत वहाँ से की क्योंकि ऐप डाउनलोड किया। लेकिन मनोज जी जो किया वो तो ठीक है, पर आगे भी जो फंड के लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं ऐड करूँ कि नहीं करूँ, वो भी आप एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन फंड की बात कर रहे हैं। तो जैसा कविता जी कह रही थी अभी आपसे, कोई गलत नहीं है कि आप एसबीआई में कर रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा नंबर 1 फंड हाउस है। लेकिन क्या होता है, हर फंड हाउस की फिलॉसफी होती है और जब आप अलग-अलग फंड हाउसेस में अलग-अलग फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, वो बेहतर रहता है। दूसरी बात, हाँ, कविता जी आपने कहा कि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं। देखिए सेबी की जो कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड का, उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ये भी कैटेगरी है, इसमें चिल्ड्रन बेनिफिट फंड्स और साथ ही रिटायरमेंट फंड्स, ये फंड्स होते हैं। अब ये फंड्स कोई अलग नहीं होते। अगर हम देखें तो इसमें डिपेंड करता है कि एक ही फंड हाउस के पास भी हो सकता है एक प्योर इक्विटी फंड हो, जो कि फ्लेक्सी कैप के जैसा ही होगा बिल्कुल। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में निवेश किया जा सकेगा। ये हो सकता है कि एक हाइब्रिड फंड भी हो और साथ में एक कंजर्वेटिव फंड भी हो सकता है, डेट ओरिएंटेड फंड भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जब नाम आप देखते हैं रिटायरमेंट या चिल्ड्रन बेनिफिट, तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो है, लेकिन उसके अंदर जो फंड है वो किस तरह का है, उसका निवेश कहाँ पर, ये आपको देखना पड़ेगा। खाली नाम से नहीं मालूम चलेगा, उस नाम में पूरा क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, सेविंग्स प्लान है, वो भी आपको देखने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, फायदा क्या है, इसके दो फायदे हैं। एक तो यह है कि इमोशनल जो मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है। जब नाम लगा कोई चीज बाय करते हो तो आपको पता है मैंने ये बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप किसी ओपन एंडेड दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड में करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में आपको लगता है कि जरूरत दूसरी कोई और आ गई है, तो आप रिडीम कर लेते हो उस काम के लिए, जबकि आपने चुना था उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। पर जब आप एक फंड में करते हो जहां पर वो चिल्ड्रन एजुकेशन है,
तो चांसेस होते हैं कि आप लास्ट में उसको रिडीम करने की कोशिश करेंगे या फिर आप उसे नहीं करेंगे। साथ ही एक बात और भी है, इन फंड्स में लॉक इन होता है। तो कम से कम 5 साल का लॉक इन है या फिर 18 साल की बच्चे की उम्र हो जाए, तब तक वहाँ पर लॉक इन है, तो बीच में पैसा निकल नहीं पाता। ये अच्छा भी है और खराब भी है। खराब तब होता है जब फंड परफॉर्म नहीं कर पाता और आप निकाल भी नहीं पाते। पर अच्छी बात ये है, जैसे मैंने कहा कभी-कभी आपको डर की वजह से या लालच की वजह से या कभी ज़रूरत आपकी आ जाती है, आप निकालने की कोशिश करते हैं। पर इन फंड्स में क्योंकि लॉक इन होता है, अब निकल नहीं पाता और लॉन्ग टर्म में जो गोल है, उससे ये फंड अलाइन रहते हैं, तो ये वजह होती है। अब आते हैं सवाल पर मनोज जी के। मनोज जी देखिए, जहाँ तक गोल का सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपको 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, बता दूँ आपको, यदि 4,20,000 रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप भी आप करेंगे, ऐसा आपने कहा है, तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 करोड़ 62 लाख रुपया आप इकट्ठा कर पाएँगे। तो आपको जो टारगेट है, वो 25 होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, 25 साल की आप बात कर रहे हैं, तो जितना अधिक हो सके बढ़ाते रहें। दूसरी बात, थोड़ा-सा पोर्टफोलियो बदलाव की बात कर लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड से निकलकर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में स्विच कर लें, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं एसबीआई की और फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मैं आपको राय दे रहा हूँ। तो बंधन स्मॉल कैप फंड में आप स्विच करें। दूसरी बात, एसबीआई फोकस फंड आपके पास जो है, उससे निकलकर आप फ्लेक्सी कैप में आए और वो होगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड आपके पास में बने रहें, एसबीआई का मिड कैप फंड उसमें बने रहें। साथ ही जो आपने रिटायरमेंट के लिए फंड चुना है, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, इस फंड की परफॉर्मेंस काफी टाइम से खराब चल रही है और ये जो फंड है बेसिकली एक बिल्कुल फ्लेक्सी कैप जैसा है। बट अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशन ओरिएंटेड के साथ, फ्लेक्सी कैप के साथ, तो इसकी परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी नहीं है। आप यदि रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स रखना चाहते हैं, इस कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट और इक्विटी फंड, ये एक अच्छा फंड है, कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, इसे आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए जो आपने चुना है एसबीआई जी मैग्नम चिल्ड्रन जी बेनिफिट फंड, हाइब्रिड फंड जी है जिसका निवेश इक्विटी में भी है, डेट में भी है, राइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जी है। ये फंड रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में, ठीक है लेकिन बात ठीक 25 है साल की हो, तो मेरे हिसाब से जी हाइब्रिड के मुकाबले यदि आप प्योर इक्विटी फंड रखें, तो बेहतर होगा और ओके उसके लिए अगेन आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में, जो मैंने अभी बताए हैं, उन्हीं में अमाउंट चलिए डालें, ठीक है तो बेहतर है। ठीक है और राइट मनोज कुमार जी ऑल द बेस्ट। काफ़ी विस्तार से आपको सलाह दे दी गई है और हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष उनका नाम है। पीयूष हाय, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ओके, एचडीएफसी मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपके पास है। टारगेट इज 2 CR इन 12 कितने सालों में आपको चाहिए 2 CR? मैम 15 years। 15 years। राइट नाउ यू आर 25 years old? यस मैम। एंड माय Okay, करंट आप पर्पस इज 2.8 lakhs। 2.8 लाख, दैट फैंटास्टिक। आपने कैसे सोचा आप स्टॉक्स पे पैसे लगाते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं? यू आर वेरी यंग, सो दैट्स कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और मेरे ख्याल से काफ़ी इंस्पायरिंग है फॉर ऑल द व्यूअर्स जो कि इस एज के हैं और मेरे ख्याल से शायद सिर्फ सोच ही रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के बारे में। सो कैसे सोचा आपने, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ और पैसे लगाते हो आप? मैम अभी तो सिर्फ म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों को देखता हूँ बहुत टाइम से, उसी के थ्रू मैंने इसके नॉलेज मिली मेरे को, मतलब मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले। ओके ओके Just- ओके फैंटास्टिक। चलिए आपको बताते हैं, फंड्स तो वैसे सारे ही अच्छे हैं बट देन हाँ थोड़ा सा और बेहतर डाइवर्सिफाई हो सकता है, स्टेबिलिटी भी चाहिए होगी शायद इनको अपने पोर्टफोलियो में। विश्वजीत जी क्या सलाह? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत कम एज में स्टार्ट किया, तो जो प्लानिंग है वो बहुत लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फंड्स का आपने सिलेक्शन किया है वो भी टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। लेकिन अगर देखें तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप को थोड़ा सा, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का नेचर रहता है। टाटा स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में है। तो वहीं एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, बट अल्टीमेटली मतलब यही है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये मल्टी कैप में भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक नई कैटेगरी ऐड करें तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर रहेगा। तो एचडीएफसी मल्टी कैप से निकलकर आप एचडीएफसी के फोकस 30 फंड में चले जाएं, तो वो एक अच्छी कैटेगरी भी हो जाएगी,
और एक अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल भी आपको नजर आएगा। और डाइवर्सिफिकेशन तो आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है। अगर आपके गणित देखें, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने 20 साल की प्लानिंग करी है, तो 18,000 की एसआईपी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ये करीब करीब 20 वर्ष में 1 करोड़ 80 लाख के करीब बन जाता है। और अगर इसमें हम 10% का स्टेप अप कर दें, तो ये 3 करोड़ 57 लाख रुपए बन जाते हैं, यानी कि मोटा मोटी 3.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं अगर आप इसमें 10% का स्टेप अप करें। तो पीयूष जी, आपके लिए बस यही सलाह है कि आप स्टेप अप करें और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड से निकलकर एचडीएफसी फोकस फंड में चले जाएं, तो और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। पीयूष, एनीथिंग एल्स आपको पूछना है विश्वजीत जी से? मच फॉर दी हेल्प, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ओके, ऑल द बेस्ट पीयूष। थैंक लेट्स यू मूव मैम। ऑन। और अगला सवाल यूट्यूब के जरिए नुरुल सरकार का हम लेंगे। पंकज जी, मेरे ख्याल से डिटेल्स आपके पास हैं इनके सवाल की। 3CR 12 इयर्स 10% स्टेप अप, लमसम के लिए इनके पास अलग फंड्स हैं, एसआईपी के लिए इनके पास 7 फंड्स की डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। अनदर 7,000 और 7,000 रुपये इनको इन्वेस्ट करने हैं। नई स्कीम या एग्जिस्टिंग स्कीम में ही ये पैसे डालने चाहिए, ये भी इनको जानना है। पंकज जी, फटाफट क्या रिव्यू करेंगे इनके पोर्टफोलियो का? टारगेट का जहां तक सवाल है, 23.5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं और प्लस जो एसआईपी कर रहे हैं, तो 3 करोड़ का टारगेट है और 3 करोड़ रुपए ही यहाँ पर बन रहा है 12% के सीएजीआर पर। 43,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप कर रहे हैं, तो टारगेट अचीव हो जाएगा 12 साल में। दूसरी बात, क्वांटम स्मॉल कैप फंड उन्होंने कहा है, और क्वांट म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है क्वांट स्मॉल कैप फंड वो अलग है। उन्होंने पूछा है क्वांटम स्मॉल कैप फंड, तो अच्छा फंड है, फंड की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन फंड हाउस छोटा है और ये फंड भी बहुत पुराना नहीं है। नवंबर 2023 में शुरू हुआ था ये फंड लॉन्च हुआ था, और एयूएम भी बहुत छोटा है इसका एक्चुअली। 132 करोड़ का ही एयूएम है एज ऑन 31 मई। तो आप बने रह सकते हैं इस फंड में, लेकिन ट्रैक करते रहिए, क्योंकि फिलहाल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। दूसरी बात, जो बाकी के फंड्स हैं उनमें बने रहे, वो फंड्स भी अच्छे हैं। लास्ट में जो ऐड करना है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कभी था, जो 7 लाख लिखा हुआ है, 7 लमसम करना है, 7,000 रुपीज आपने कहा वो एसआईपी करनी है। अगर एसआईपी करनी है तो मैं कहूंगा नया फंड ऐड ना करें, जो ऑलरेडी फंड्स हैं इनके पास में अच्छे हैं। टैक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, उन्हें बढ़ा लें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ये लमसम में अमाउंट ऐड करना है, तो फिर मैं कहूंगा कि आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इन फंड्स को जोड़ा जा सकता है लमसम के लिए। प्रशांत पाटिल मेरे साथ फोन लाइन पे लाइव हैं इस वक्त। हाय प्रशांत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? मैं पूना से बात कर रहा हूँ मैडम। पूना से? क्या हालचाल बारिश के वहाँ पर? अभी बहुत आपने जोर से बोला हो रही है बारिश क्या? चालू हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। बताइए, आपके फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है प्रशांत, कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? हाँ। नहीं, वो जो दिया है वही फंड से मेरे पास। वही है ना? 2015 से आप इन्वेस्ट कर रहे हो यार, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। 10 साल में 10 करोड़ आपको चाहिए। अब तक क्या वैल्यू हो गई आपके पोर्टफोलियो की? मतलब एक मोटा मोटी सुनिए कि जो 5-6 साल पहले जो किया था, उसमें हाँ। एक नियर अबाउट 150 to 200% है अप्रिसिएशन। ओह नाइस, बिल्कुल होगा ही। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था सर से कि मुझे आगे जाके 70 to 80% स्मॉल कैप में रखना था, थोड़ा एग्रेसिव क्यों? इन्वेस्टमेंट करना था। अभी 10 साल यहाँ से और हैं कि 2015 से लेकर अब तक तो खत्म ही हो गए हैं आपके 10 साल? और 10 आगे 10 साल ना? तो यू वांट टू गो हैवी, आपको हैवी जाना है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि आपको लगता है कि रिटर्न ज्यादा उसमें आता है, दमदार मिलेगा। हाँ, इस तरह। तो रिस्क भी ज्यादा है। चलेगा? आपने लिखा हुआ है वैसे, आप अग्रेसिव फंड्स चाहते हैं, चलेगा? हाँ, चलेगा। ठीक है। निवेश कितना बढ़ा पाएंगे? और आप जैसा गाइड करें उस तरह से बढ़ा सकेंगे। अच्छा, ELSS का फायदा उठा रहे हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, टैक्स बेनिफिट लेकर? हाँ, है ना, है उसका है ना? वो है। हाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ लमसम भी चल रहा है, कुछ एसआईपी भी चल रहा है। अच्छा, जिस फंड में लमसम है उस फंड में एसआईपी भी चल रहा है क्या, कि वो सिर्फ लमसम के ही नहीं, है? सिर्फ वो लमसम में है मैडम। वो सिर्फ लमसम में है ना? हाँ। ठीक है, डन। बताते हैं क्या करना चाहिए। विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल।
प्रशांत पाटिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जब निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप एग्रेसिव निवेशक भी हैं तो जरूरी नहीं है कि 70-80% आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। कभी लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स आते हैं, कभी मिड कैप में आते हैं, कभी स्मॉल कैप में आते हैं। तो अगर हम डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो कभी भी कोई भी साइकिल आएगी तो कोई ना कुछ फंड्स हमारे इन्वेस्टेड रहेंगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न का पोटेंशियल भी बना रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि 70-80% स्मॉल कैप में निवेश कर दें और बहुत हाई वॉलेटिलिटी में आप रहेंगे, हाई रिस्क में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो देखें तो 50 से 55% स्मॉल कैप में है, और उसमें भी बहुत हद तक ओवरलैप है। तो ओवरलैप करने का कोई लाभ नहीं है। अल्टीमेटली वही सेम शेयर्स में आप निवेश कर रहे हैं, तो 4 फंड्स की जगह 2 फंड में भी निवेश कर सकते हैं, वही रिटर्न पोटेंशियल रहेगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में स्मॉल कैप में एक कंसोलिडेशन किया जा सकता है, और कम से कम 30-35% से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में। ऐसा नहीं है कि मिड कैप में रिटर्न आएंगे, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तीनों ही कैटेगरी में मार्केट कैप में रिटर्न्स बन सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जो 55% है उसका स्मॉल कैप को थोड़ा सा एक्सपोजर कम करें। उसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, उसमें बने रह सकते हैं। डीएसपी का जो स्मॉल कैप है, वहां से निकलकर आप डीएसपी टॉप 100 फंड में जा सकते हैं, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और आपके portfolio में लार्ज कैप थोड़ा सा मिसिंग भी है। वहीं पर अगर आप देखें तो ये ओवरलैप से बचने के लिए मेरे हिसाब से यूटीआई के मिड कैप से भी निकला जा सकता है, क्योंकि यूटीआई स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, उसमें निवेशित रहे। और आपका ये सवाल भी था कि क्या यूटीआई से निकला जाए। यूटीआई इंडिया की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। करीब 60-70 स्कीम्स यूटीआई म्यूचुअल फंड की है मार्केट में, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, जिसमें कि यूटीआई स्मॉल कैप आपने लेयर भी रखा है। तो मेरे ख्याल से एज एन एएमसी में कोई सवाल नहीं है। हाँ, ज्यादा फंड एक एएमसी के ना ले, इसलिए यूटीआई मिड कैप से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ से आप निकल सकते हैं, और कोशिश करें कि आपने मॉडरेट रिस्क लेने की बात करी है, तो ये जो प्योर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, इस तरीके के फंड्स लें, और सारे एक ही कैटेगरी के फंड्स ना लें। तो यही एक सलाह है। और जो आपका गणित है, मेरे हिसाब से आपने बहुत एग्रेसिव अपना एम्बिशन रखा हुआ है प्रशांत जी। 4.5 लाख रुपए अगर 12% का सीएजीआर लेके भी चले तो 13,35,000 होते हैं 10 वर्ष में। वही आपकी एसआईपी अगर 10,000 है तो करीब करीब 23 लाख बनते हैं, क्योंकि कई जगह आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि वो लमसम है या एसआईपी है। तो मेरे हिसाब से आप जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं, और थोड़ा गोल को अगर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 10 वर्ष से 15 वर्ष के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉर्पस यहाँ देखने को मिलेगा। तो मेरी यही सलाह है, पूरा स्मॉल कैप बना रखे 60-70%, 30 से 35% स्मॉल कैप, और 40-50% लार्ज कैप और मिड कैप में भी निवेश करें, और एक आध थीमेटिक फंड ले सकते हैं। पर आपके पोर्टफोलियो में देखें तो हाइब्रिड फंड्स भी हैं, तो मेरे ख्याल में 10 वर्ष के पीरियड में आपको हाइब्रिड फंड्स की आवश्यकता नहीं है। आप केवल लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ऑल राइट, चलिए प्रशांत, ऑल द बेस्ट आपके इस पोर्टफोलियो के लिए। एसके खेरवार का हम सवाल लेंगे। पंकज जी, आपके पास होगा इनका सवाल, और इन्होंने बिना किसी एडवाइज़र के ये पोर्टफोलियो बनाया है, बहुत क्लियरली बोल भी रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया फार्मा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई बैलेंस इनके पास है, और इसी पर ये पूछ रहे हैं कि फंड्स की चॉइस कैसी है। मेरे पास, आई एम अज्यूमिंग कि ये फंडामेंटल समझते हो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, और वो टाइम होराइजन के लिहाज से सही इन्होंने अपने लिए रणनीति बैठा रखी हो। फ़ोन लाइन पर नहीं है तो और डिटेल्स मेरे पास होंगी नहीं। बताइए कैसे इनकी हेल्प करेंगे आप। केरवाल जी ने बताया नहीं कि कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, पर ये बात जरूर समझ में आती है कि हाँ, नए निवेशक हैं। मैं कहूंगा कि निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड से निकल जाएं, क्योंकि सेक्टरल फंड है, रिस्क ज्यादा होता है। तो जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उन्हीं में रहें। तो यहाँ पर इनके पास में जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, उसमें 500 रुपया बढ़ा दें, और निप्पॉन इंडिया फंड में जो 1,000 रुपीज की एसआईपी चल रही है उसे रोक दें। साथ ही बाकी और बदलाव की जरूरत नहीं है। एक जरूर कहूंगा कि जो अमाउंट अभी कर रहे हैं टोटल इन्वेस्टमेंट ये, उससे अगर हम बात करें गूगल की, मान लीजिए 10 साल की हम बात करें, तो 4,250 से आपका टोटल 9.5 लाख के आसपास बन पाएगा। तो यदि आपको अमाउंट और बढ़ा चाहिए, कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो स्टेप अप करें, कम से कम 10% से स्टेप अप जरूर कर लें, और एक फंड से निकलने की मैंने सलाह दी है। उस पैसे को जो एग्जिस्टिंग फंड से उसी में आपको ऐड करना है।
चलिए, जितना हो सका हमने दर्शकों के सवालों को शो में शामिल किया और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका, समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं।